यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स 2024 क्रैक करना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रीलिम्स 2023 जो हुआ है उसमें यूपीएससी ने नेचर ऑफ क्वेश्चंस को बिल्कुल बदल दिया है। अब ऑप्शंस कैसे आते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, या स्टेटमेंट वन एंड टू इज आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वन। इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चंस, पिछले साल 65 क्वेश्चन इस बेस पर आ गए थे और अब जो है ये ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यूपीएससी को अब मैच्योर माइंड्स चाहिए, तो उसने ट्रेंड ही बदल दिया है। तो अगर आपको 2024 क्लियर करना है तो 2023 जो हुआ है प्रीलिम्स, उसके क्वेश्चंस के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम 2023 के प्रीलिम्स को लेकर बातें कर रहे हैं। अलग अलग तरह के नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। कोई होता है कि जिसमें एक स्टेटमेंट होते हैं ऑप्शन में, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार या उससे अधिक। तो इन चार कैटेगरीज में हम बात कर रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस क्लास का जो मेरा पर्पस है वो मैं फिर से बता दूं कि ये नहीं कि आप नॉलेज के आधार पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है तब तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसका पर्पस ये है कि अपने पढ़ाई के बेस पर आप जितना भी मार्क्स ला सकते थे उसमें 20 to 25% की बढ़ोतरी हो जाए। प्लस हम खूब पढ़ के जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन सब ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। क्यों? कई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाती है, ऐसा होता है। तो आते हुए भी आपका गलत ना हो जाए, वो ज़्यादातर में कन्फ्यूजन बना रहता है, ये होगा कि ये होगा, तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और जो आपको आता है वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकें, वो भी इसका पर्पस है। कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करना। तो फ्रेंड्स, सेट डी पर हम बात कर रहे हैं। सेट डी को लेकर, यही पेपर मैंने लिया है किसी से, तो इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आप भी सेट डी डाउनलोड कर लें या फिर इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, जैसे भी। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर अब हम बात कर रहे हैं। ये सबसे डेंजरस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर ढूंढना होता है। कोई नहीं कि इसको छांटा उसको छांटो, ये सब इसमें ऑप्शन नहीं हो सकते जो बाकियों में होते। अब चलिए, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसको स्किल के बेस पर कैसे सॉल्व किया जाए, अगर नॉलेज नहीं भी है तो। इसे देख के आपको लगेगा कि ये बिना नॉलेज के नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में एलेक्जेंडर री एक नाम दिया गया है। एलेक्जेंडर री, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग है, फिर भी आप नाम सुनने की कोशिश करें। एलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्जेस एंड वाल्टर इलियट वेयर एसोसिएटेड विथ। ये जो नाम दिए गए हैं, ये इन चार जो ऑप्शन है इनमें से किससे संबंधित हैं हिस्ट्री में? अब एक स्किल का एक नया फॉर्मूला, एक नया रूल आप याद रखें कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर हो जिसमें नाम दिए गए हैं और पूछा जाए आपसे, बहुत सारे नाम दिए गए हैं और पूछा जाए कि वो किन से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के ऑप्शंस हो। देखिए, मैच द फॉलोइंग वाले में रूल बदल जाएगी। ये डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन जैसा ये क्रिएट किया गया है। तो एक मेरी बात को गांठ बांध लें आप कि यूपीएससी रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस को बहुत शायद ही, मतलब ना के बराबर पूछता है कि आप रट्टा मार के सॉल्व कर लेंगे। वो वैसे वैसे ऑप्शंस जो हैं एकदम छांट के हटा देने चाहिए। और दूसरा, यूपीएससी ये भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा रटने के चक्कर में पड़ें, चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा करें, समझ के आधार पर ज़्यादा सॉल्व करें, वो ये चाहता है। तो रट्टा मार वाले टाइप स्टेटमेंट को साइड करके रखिएगा और समझ वाले पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये एक रूल के रूप में, आप स्किल के रूप में अपने दिमाग में फिट करके बात रखें। सिर्फ इस बात के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे।
ये नाम दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन है। पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हिस्ट्री की चीज़ों को खुदाई कर करके निकाली जाती है कि ये हिस्ट्री में छुपा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स अभी भी मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग साइट की खुदाई करके हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढा जाता है। तो क्या इससे जुड़ी हुई है ये चीज़ें? अब देखिए, ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है, हिस्ट्री की बात करें तो ये पास्ट में भी हो रहा था, बीच में भी हो रहा था, और ये अभी भी हो रहा है। क्या अभी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस नहीं हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। हिस्ट्री की चीजें ढूंढी ढूंढी जाती रहेंगी। मतलब कि ये चीजें जो हैं, ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन रिलेटेड चीजें हैं, ये करंट में आएगी। ये करंट में आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें होती रहेंगी। तो ये अगर करंट में आते रहेंगे, मतलब ये हमारे रेंज में होंगे, हम उनसे जुड़े हुए रहेंगे। चलिए इस बात को यहाँ पे करके अब आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, कि जब अंग्रेज थे उस टाइम में जो उन्होंने प्रेस लगाए, उनसे जुड़े हुए हैं ये। अब देखिए, अंग्रेज कब के चले गए, उस टाइम उन्होंने कितने सारे प्रेस लगाए। तो यूपीएससी क्या चाहेगा, जैसा कि मैंने वो रूल बताया कि आप सारे प्रेस बनाने में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबके नाम याद करते रहें। हाँ? क्या वो ये चाहेगा? और उससे क्या फायदा होना है? क्या एज अ सिविल सर्वेंट आपका कोई माइंड डेवलप हो पाएगा? नक्शे पे जितने देश के नाम है सबके नाम आप रट डालिए, तो उससे कुछ होना जाना है? तो इससे ये जो एक रट्टा मार टाइप का स्टेटमेंट है कि आपको रटना पड़ेगा। अब जाइए, इंग्लिश प्रेस जितने स्थापित, उनमें उनको जिम बनाने में जितने कारीगर लगे, जितने जितने इंजीनियर लगे, जो भी लगे, उन सबके नाम याद करिए आप। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली की जो प्रिंसली स्टेट थे उस समय, जो हमारे स्टेट्स थे उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, क्योंकि वहां पे प्रिंसेस रहते थे। तो उनमें जो चर्चेज स्थापित किए गए, उनसे उनसे जुड़े हुए हैं ये। अब ये देखिए, आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है कि अरे चर्च बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो पक्का इसी से जुड़े हुए होंगे, धर्म कर्म का काम कर रहा है भाई साहब। फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको। ये दोनों एक ही तरह का स्टेटमेंट है। एक तरह से देखिए तो ये दो, बी और सी जो है, एक ही तरह का है। यहाँ इंग्लिश प्रेस की बात हो रही है, यहाँ चर्च की बात हो रही है। तो और प्रिंसली स्टेट ये तो खत्म हो गए, न्यू स्टेट्स आ गए। तो अब यूपीएससी क्या चाहेगा कि जितने भी चर्च बने, कितने सारे चर्च बने, वो तो इतने धर्म बदलवा रहे थे उस समय अंग्रेज की, सब ईसाई बन जाओ। तो कितने उन्होंने चर्चेज स्थापित किए, कितने सारे प्रिंसली स्टेट में स्थापित किए। तो प्रिंसली स्टेट बदल गए और उतने सारे जो चर्चेज बने, तो उनको बनाने में जो जो लगे, अब हम सबके नाम याद करते फिरें? क्या अब याद करने का कोई तुक बनता है? 2023 में पूछा गया है, तो क्या इस टाइम इसको याद करने का कोई तुक बनता है? क्या फायदा होना जाना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एज ए सिविल सर्वेंट की बात करें तो ये भी रट्टा मारे, साइड करिए इसको। ये दोनों गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, एक तरह से ये भी इस इन्हीं इन्हीं के कैटेगरी में आता है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात है और यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात है, कि रेलवेज को बनाने में ये लोग जुड़े हुए थे। कितने सारे रेलवेज अंग्रेजों ने बनाए। तो अब क्या करेंगे, उनमें जो जो लोग लगे हुए थे, अब सबके नाम याद करते पूरे कि भैया तुमने रेलवे बनाया कि तुमने बनाया। एक रेलवे को बनाने में कितने लोग लगते हैं? तो क्या सारे वर्कर्स, सारे इंजीनियर्स के नाम याद करते फिर? इंजीनियर्स के ही नाम याद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? क्या ये यूपीएससी चाहेगा? रट्टा मार वाला है। इसे क्यों चुन रहा हूं मैं? क्योंकि ये ऐसा है, आप कहिएगा ये भी तो रटने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो करंट में चल रहा है, जो चलता ही रहेगा, और ये अक्सर आप पढ़ते रहते हैं। मतलब यूपीएससी को पता है कि आप इससे जुड़े हुए हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे आप कुछ आप जुड़े हुए नहीं, लेकिन इनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि इनसे आप फ्रेंडली रहते हैं। इसीलिए देखिए आपकी वो इस तरीके से पूछ रहा है, और हम यूपीएससी को दोष देते रहते हैं, वो आपकी मदद कर रहा है। आप
गूगल करिए और देखिए इसका आंसर है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएँ इस फॉर्म में, तो आप समझ के आधार पर इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आंसर तक पहुँचने की कोशिश करें। अगर आपको आता भी है, तब भी उस पर कॉन्फिडेंट होने के लिए इस टेक्निक को आप यूज़ करें, आप आंसर तक बिल्कुल सही सलामत पहुँच जाएँगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चंस पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बिना नॉलेज के आधार पर, और अगर नॉलेज है भी, तब भी कॉन्फिडेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।